वंदना के 3 बच्चे थे, 2 जुड़वा बेटियां रिया और जिया और एक बेटा मयंक। लेकिन हमेशा से वंदना के लिए उसका बेटा ही खास था। ऐसे ही एक दिन वंदना की दोनों बेटियां जॉब से घर आती है और सोफे पर आराम कर रही होती है। तभी वंदना का बेटा मयंक अपने दोस्तों के साथ घूम कर आता है। वंदना तुरंत अपने बेटे के लिए पानी लेकर आती है और चाय भी बना लेती है। ले बेटा, चाय पी ले। बाहर इतनी ठंड हो रही है, गरम गरम चाय पी ले। माँ, हम भी तो बाहर से आए हैं ना, और हमारे लिए भी उतनी ही ठंड है जितनी की मयंक के लिए है। माँ, आपने हमें तो चाय नहीं दी, फिर मयंक के लिए क्यों चाय लेकर आई हो आप? मेरा बेटा बाहर घूमने गया था, थका होगा, और तू सवाल कर रही है अकल है या नहीं? तो अपने आप को कुछ ज्यादा मत समझ, और हाँ, मयंक पर कोई सवाल मत उठा दियो। माँ, आपके लिए तो आपका लाडला बेटा ही जरूरी है। हम दोनों जुड़वा बेटियां तो कुछ भी नहीं है ना। अरे माँ, हम दोनों जॉब करते हैं, पैसे लाते हैं, हम दोनों ही घर चलाते हैं, और आपको ये निकम्मा बेटा करता ही क्या है? बस दोस्तों के साथ घूमता रहता है। आप इसको कभी कुछ नहीं कहती हो। निकम्मा किसे बोला तूने? ये मेरा लाडला बेटा है, मैं इसे कुछ नहीं बोलूंगी। और तुम दोनों काम ही तो करती हो, बस घर से तैयार होकर काम पर चली जाती हो, इसके अलावा करती क्या हो तुम दोनों? माँ, तैयार होकर जाते हैं तो हमें वहाँ काम भी तो करना पड़ता है ना। मुफ्त में हमें पैसे नहीं मिलते हैं किसी चीज की। आप ही अपने लाडले बेटे को बिगाड़ रही हो। समय है, अब भी सुधार लो। माँ देखो ना, जिया दीदी मुझे ऐसे ही हमेशा सुनाती रहती हैं। इनको पता नहीं क्या परेशानी है मुझसे। परेशानी है मुझे तुझसे? अरे अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है ना। अपने भविष्य के लिए कुछ सोच रहा है तू कि अब आगे क्या करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? कुछ सोचा है तूने या नहीं? मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ, आपकी तरह नहीं कहीं 2 रुपए की नौकरी करूँ। तुझसे तो वो 2 रुपए की नौकरी भी ना हो, बस घर में पड़े रहने की आदत जो पड़ी है तुझे। अरे इतना बड़ा हो गया है तू, तूने अपने दोस्त भी ना अपने जैसे ही बनाए हुए हैं, जो घर पर ही पड़े रहते हैं पूरा दिन। माँ आप कुछ बोलो ना जिया दीदी को, मुझे भी सुना रही हैं और मेरे दोस्तों को भी। जिया, तुझसे मेरे बेटे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, तो क्यों हमेशा बेचारे को ताना देती रहती है? माँ, ये कोई बेचारा नहीं है। अभी जब हम दोनों जॉब से आ रहे थे ना, तब हमने देखा ये आवारा दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा था। अब बताओ कहाँ से है ये बेचारा? रिया, बताओ माँ को। हाँ माँ, मयंक तो सिगरेट भी पी रहा था। मयंक की संगत बहुत खराब है। माँ ये दोनों झूठ बोल रही हैं। आपको तो मुझ पर विश्वास है ना, मैं आपका राजा बेटा हूँ, मैं ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकता हूँ। दीदी आप दोनों क्यों मुझे माँ के आगे गिराना चाहते हो? आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मयंक तो हमारा भाई है, हम क्यों तेरे दुश्मन बनेंगे? बल्कि हम तो तेरा भला ही चाहते हैं ना। सिगरेट पता है शरीर के लिए कितनी हानिकारक होती है, और ये कोई तेरी उम्र है ये सब करने की? चुप करो तुम दोनों, मेरे बेटे को गिराने में दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मेरा सर झुके। और तुम दोनों अपनी जलन कहीं और जाकर निकालो। मेरे बेटे को आज के बाद कुछ बोल मत देना, जाओ जाकर खाना बनाओ। माँ के लिए तो उनका बेटा ही सगा है, हम दोनों को तो माँ ने अभी से ही पराया कर दिया। कुछ अच्छा भी कहे ना माँ को, लेकिन उनको लगता तो हमेशा बुरा ही है। जिया हमेशा अपनी माँ को जवाब देती रहती थी, वो कभी नहीं सुनती थी। और वंदना के लिए वाकई में उसकी दोनों बेटियां तो पराई ही थी। वंदना कभी उनको अपनी बेटियां समझती ही नहीं थी। ऐसे ही एक दिन रिया सीढ़ियों से उतरते समय गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। क्या हुआ रिया, तू ठीक तो है ना? मैंने तुझे कितनी बार कहा है देख कर चला कर, हमेशा कहीं ना कहीं चोट लगवाती रहती है। देख कैसे सूज गया तेरा पैर। दर्द भी बहुत हो रहा है। मैं सोच रही हूँ आज ऑफिस ना जाऊँ, छुट्टी कर लूँ। क्या बस इतनी सी चोट के लिए छुट्टी कर ले? अरे ये घर पर रह के करेगी भी क्या? जा जॉब पर ही जा, कम से कम वहाँ पर जाएगी तो कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। माँ, आपने देखा भी है कि रिया को कितनी मोच आ गई है? बस हवा में बोल दिया कि इतनी सी चोट है। अरे बेटियां तो शादी के बाद पराई होती है, लेकिन आपके लिए तो हम शायद बचपन से ही पराई थी ना। मुझसे ज्यादा बहस मत कर। और हाँ, मेरे लिए तुम दोनों अभी से पराई हो। अब बता क्या हो जाएगा? दुनिया का ये कड़वा सच है कि हमेशा बेटियां पराई ही होती हैं। कुछ लोग ये सच स्वीकार नहीं करना चाहते और कुछ लोग वक्त रहते ये सच स्वीकार कर लेते हैं, जैसे मैंने कर लिया। माँ, आपने कुछ ज्यादा जल्दी ही सच स्वीकार नहीं कर लिया? आपके लिए तो हम शादी से पहले ही पराई हो गई, और मुझे तो कभी कभी यही लगता है कि हम बस घर के पैसे लाने वाले नौकर हैं। तू इतना गुस्सा मत कर माँ पर। अरे वो हमारी माँ है, वो अगर 4 बातें बोल भी देती है तो हम उनकी बातों को ऐसे दिल पर तो नहीं लगा सकते हैं ना।
और हमें तो पता है ना, हम दोनों ही हैं इस घर में कमाने वाले, तो हम घर में कैसे बैठ सकते हैं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ काम पर। चलो, एक को तो अक्ल है ही, वरना इस दूसरी से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। अच्छा तुम दोनों सुनो, घर का काम करके भी जाना, कहीं बहाना बनाने लग जाओ कि चोट लगी है, ये बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। माँ, आपके लिए तो ना कुछ भी नहीं चलता है, बस आपके लिए आप और आपके बेटे भले हैं पूरी दुनिया में, और बाकी पूरी दुनिया तो मर ही जाए, फिर भी आपको कोई गम नहीं होगा उनका। अपनी माँ का ऐसा बर्ताव देखकर दोनों जुड़वा बहनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कभी भी आपसे शिकायत नहीं करती, क्योंकि शिकायत का कोई फायदा नहीं था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद रिया के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। रिया, मैंने तेरे लिए एक लड़का देख लिया है, शादी की सारी बात हो गई है, लड़का भी ठीक ठाक कमाता है, तो मैं उस लड़के से तेरी शादी तय करवा रही हूँ। अरे माँ, लेकिन ये क्या बात हुई? आपने ना रिया को कुछ बताया, न ही उस लड़के से मिलवाया, और ऐसे ही खुद से शादी तय कर रही हो, ये क्या बात हुई भला माँ? इसमें गलत क्या है? अरे आज नहीं तो कल इसकी शादी तो होनी ही होगी ना। और मैंने जो लड़का देखा है वो बहुत ही सही है, ठीक ठाक कमा लेता है, हमसे कुछ दहेज नहीं मांगा, और क्या चाहिए। अच्छा, तो उसने दहेज नहीं मांगा, इसलिए आपने रिश्ता तय किया है ना। माँ, बेटियां पराई होती हैं, ये बात तो समझ आती है मुझे, लेकिन आपने तो हमें अपनी बेटी ही नहीं समझा। वंदना रिया की अपनी पसंद के लड़के से शादी करवा देती है, और जिया अपनी पसंद के लड़के से खुद ही शादी कर लेती है। शादी के बाद दोनों जुड़वा बहनें अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी रह रहे थे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद रिया और जिया अपने मायके आती हैं। ये क्या जरूरत थी हम दोनों को इस पराये मायके में आने की? देख रही हो ना, यहाँ हम आए हैं और माँ ने अभी तक हमें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा है। क्या जिया, तुम भी ना? माँ अपने कमरे में होंगी, चलो माँ से मिलते हैं। दोनों जुड़वा बेटियां अपनी माँ के कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि वंदना को बहुत ज्यादा बुखार है और मयंक अपनी माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा था। दोनों बेटियां ये देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं और जल्दी से सारा काम करके वंदना के लिए दवाई लाती हैं और उसे खिलाती हैं। वंदना को ये सब देखकर अपनी गलती का एहसास होता है और जब वो ठीक होती है तो बोलती है, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। अरे माँ, क्या हुआ? आप हमसे माफी क्यों मांग रही हो? तुम दोनों के साथ मैंने बहुत गलत किया है ना। मैंने अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को पराया समझा, कभी उन्हें अपना माना नहीं। बस यही सोचती रही कि तुम दोनों को एक न एक दिन अपने ससुराल चले ही जाना है। लेकिन ससुराल जाने के बाद भी तुम दोनों अपने पराये मायके को नहीं भूली। माँ, कहते हैं कि लड़कियाँ पराई हो जाती हैं, लेकिन लड़कियाँ कभी पराई नहीं होती हैं। और जो मायका अब तक पराया था ना, वो शादी के बाद आज पहली बार अपना सा लग रहा है। जुड़वा बेटियों का पराया मायका अब उनका अपना मायका हो जाता है। कांता अपनी बेटी प्रतिमा की शादी के लिए काफी चिंता में थी, क्योंकि प्रतिमा जन्म से ही बहरी थी, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। एक रोज प्रतिमा की बुआ मधु कांता के घर आती है और वो कांता से कहती है, और भाभी, कब कर रही हो प्रतिमा की शादी? देख ही तो रही हूँ दीदी, लड़का ना जाने कैसी किस्मत लिख दी मेरी बच्ची की भगवान ने। ये बातें चल ही रही होती हैं कि कांता की बहू खुशी चाय लेकर वहाँ आती है और अपनी सास की बातें सुनकर बुआ से कहती है, बुआ जी, माँ जी तो लगातार कोशिश कर रही हैं कि प्रतिमा के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। कोई नहीं, टेंशन की बात नहीं है, मैं एक रिश्ता बताती हूँ, बहुत अच्छा घर परिवार है। हाँ हाँ दीदी, बात करो ना, क्या कैसे है? कुछ दिनों बाद मधु के कहने पर प्रतिमा को लड़के वाले देखने आते हैं। प्रतिमा को बस सुनने में दिक्कत होती है, बाकी उसमें कोई कमी नहीं थी, वो बेहद सुंदर थी। तभी प्रतिमा लड़के वालों के लिए चाय लेकर आती है और प्रतिमा को देखकर लड़का राहुल कांता से कहता है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं आंटी जी? हाँ बेटा जरूर। खुशी, प्रतिमा को कमरे तक ले जा। प्रतिमा को तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। लेकिन अब जब प्रतिमा को सुनाई नहीं देता तो वो लड़के के सवालों का जवाब कैसे देती? इसके लिए खिड़की के पास उसकी भाभी खुशी खड़ी होती है और जैसे ही राहुल प्रतिमा से कहता है, आपको मैं पसंद हूँ? हाँ हाँ हाँ। आपको मैं पसंद हूँ? मुझे तो आप पहली नजर में पसंद आ गई थी। वैसे आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? तभी खुशी प्रतिमा को हाथ पर दिखाते हुए लिखने का इशारा करती है तो प्रतिमा राहुल से कहती है, मैंने एमए किया है। वेरी गुड। आप खाना तो बना लेती है ना? खुशी उसे फिर से इशारा करते हुए समझाती है
तो प्रतिमा बोलती है, हाँ जी, मुझे सब आता है। मुझे बस इतना ही पूछना था, मेरी तरफ से तो हाँ है। राहुल बाहर आकर कांता से कहता है, आंटी जी, मुझे प्रतिमा पसंद है। मुबारका जी मुबारका, हमें भी आपका लड़का पसंद है। रिश्ता फिक्स हो गया। इस बात से कांता और खुशी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि राहुल को पता तक नहीं चलता कि प्रतिमा को सुनाई नहीं देता है। जिस पर कांता अपनी बहू से कहती है, गजब की एक्टिंग की है, लड़के को तो पता भी नहीं चला। बस अब शादी अच्छे से निपट जाए। हाँ माँ जी, बस मेरी ननद की शादी हो जाए अच्छे से, अब मैं यही चाहती हूँ। आखिरकार काफी समय बीत जाने के बाद वो दिन भी आ जाता है जब प्रतिमा और राहुल की शादी हो रही होती है। मंडप में राहुल और प्रतिमा बैठे होते हैं। तभी पंडित जी प्रतिमा और राहुल से कहते हैं, वर और वधू अपना हाथ आगे करे। ये सुनकर राहुल तो अपना हाथ आगे कर लेता है, लेकिन प्रतिमा अपने हाथों को आगे नहीं करती, क्योंकि उसे सुनाई ही नहीं देता। लेकिन ये देखकर राहुल प्रतिमा के हाथ को अपने हाथों पर रखता है। ये देखकर कांता अपनी बहू खुशी से कहती है, देख बहू, अपनी प्रतिमा को कितना अच्छा लड़का मिला है। हाँ माँ जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। शादी का कार्यक्रम अभी चल ही रहा होता है और इस बार पंडित राहुल और प्रतिमा को कहता है, वर और वधू अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब की बार भी राहुल ही खड़ा होता है, प्रतिमा खड़ी ही नहीं होती। ये देखकर एक औरत बोल पड़ती है, लगता है लड़की बहरी है, कुछ सुन ही नहीं पा रही है। तभी राहुल प्रतिमा को उठने का इशारा करता है। उसे तो अब भी नहीं पता था कि उसकी बीवी बहरी है। दोनों के 7 फेरों के साथ ही शादी भी संपन्न हो जाती है और अब विदाई की रस्म पूरी होती है और फिर वो ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें सुशीला की पड़ोसन रमा आती है और प्रतिमा का चेहरा देखते हुए उससे कहती है, सुशीला, बहू तो बहुत सुंदर लाई है तू। हाँ वो तो है। बहू, जब तुम इतनी सुंदर हो तो थोड़ा गाकर भी सुना दो अपनी सुरीली आवाज में। प्रतिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर रमा उससे कहना क्या चाहती है। ऐसे में प्रतिमा का कोई जवाब ना मिलने पर रमा सुशीला से कहती है, लगता है बहू शर्मा रही है, अभी मुझे जानती भी नहीं है ना। चल कोई बात नहीं, कभी और सुन लूंगी तेरा गाना। अगले दिन सुबह सुशीला किचन में काम करते हुए अपनी नई नवेली दुल्हन को आवाज लगाती है, बहू, जरा राहुल के लिए खाना पैक कर दे, उसे ऑफिस जाने में देरी होगी। काफी समय बीत जाने के बाद सुशीला अपने बेटे राहुल से कहती है, बेटा, जा जाकर देख क्या कर रही है प्रतिमा, मैं कब से आवाजें लगा रही हूँ। ये सुनकर राहुल अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी प्रतिमा से कहता है, प्रतिमा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? माँ कब से तुम्हें आवाजें लगा रही है। प्रतिमा अभी भी बहुत नॉर्मल थी, जिससे राहुल को और गुस्सा आ जाता है और वो प्रतिमा पर चिल्लाकर कहता है, लेकिन प्रतिमा को अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब राहुल प्रतिमा को हिलाते हुए कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? प्रतिमा उसे इशारे में बताती है कि वो सुन नहीं सकती। ये जानकर राहुल वहीं बैठकर अपने सर पर हाथ रख लेता है और खुद से कहता है, हो गया कल्याण, माँ तो अब मुझे ताने दे देकर खा जाएगी। राहुल बोल ही रहा होता है कि तभी सुशीला वहाँ आ जाती है और राहुल को देखकर कहती है, तू यहाँ आकर बैठा है? तुझे मैंने बहू को बुलाने भेजा था ना, ऑफिस नहीं जाना तुझे? माँ, प्रतिमा को सुनाई नहीं देता है। क्या सुनाई नहीं देता? मैंने इसलिए तो तुझे भेजा था। माँ, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। ये तू क्या बोल रहा है? क्या सुनाई नहीं देता बहू को? आपकी बहू को कुछ सुनाई नहीं देता है, वो बहरी है। ये क्या बोल रहा है तू? माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मतलब मेरी बहू बहरी है? ये सुनकर सुशीला अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहती है, तुझे पता था कि तू सुन नहीं सकती, तो पहले बताया क्यों नहीं? माँ, अब आप चुप हो जाओ। आपकी बहू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपके बोलने का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, न जाने कहाँ से ले आई मैं ऐसी बहू। अपनी सास और पति को परेशान देखकर वो इशारे में कुछ कहती है या फिर कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता। तभी सुशीला कहती है, न जाने मेरी किस्मत में क्या ही लिखा था जो ऐसी बहू मुझे मिली है। माँ, अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। अब तो प्रतिमा आपकी बहू और मेरी पत्नी बन चुकी है।
मैं इसे अपनी बहू नहीं स्वीकार करने वाली हूँ। माँ आप जो भी हो, प्रतिमा मेरी पत्नी है और मुझे अपनी पत्नी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे छोड़ा मायके, मैं इसे नहीं रख सकती। राहुल अपनी पत्नी प्रतिमा की साइड लेता है कि अब जो भी हो जाए प्रतिमा का वो साथ देगा, और अब चाहे सुशीला उसे अपनाए या ना अपनाए। एक रोज रमा सुशीला के घर आती है और उससे कहती है, सुशीला, और बता, तेरी नई बहू के तो बहुत सुख उठा रही है तू। हाँ हाँ बोल, तो तेरे घर भी भेज दूं, काम करवा देगी तेरा। तू भी सुख काट लियो मेरी बहू से। तभी रमा प्रतिमा को देखकर कहती है, बहू चाय बनाने जा रही है तो मेरे लिए भी एक कप चाय बना दियो। प्रतिमा को तो सुनाई ही नहीं देता, जिसकी वजह से वो रमा की तरफ नहीं देखती और अपने कमरे में चली जाती है। तभी रमा सुशीला से कहती है, तेरी बहू में तो बहुत अकड़ है, देखा तक नहीं। हाँ हाँ वो तो है, आजकल के बच्चे न जाने सुनते क्यों नहीं। मैंने तो सुना था तेरी बहू को सुनाई ही नहीं देता। ये किसने कह दिया तुझसे? रमा सबकी खबर रखती है। हाँ है तो क्या मैं उसे अपने घर से निकाल दूं? लेकिन तुझे तो पता था ना कि तेरी बहू नहीं सुनती। हाँ पता था कि मेरी बहू को कुछ नहीं सुनाई देता, लेकिन अगर तू अपने किसी बच्चे को जन्म से ही बहरा पाती तो क्या उसका गला दबाकर मार देती? नहीं ना। फिर अगर उसे जन्म से ही प्रॉब्लम है तो इसमें उसकी क्या गलती? इस तरह अपनी बहू को जाने अनजाने में सुशीला भी अपना ही लेती है। आरोही बहुत ही सिंपल और सीधी लड़की थी। माँ बाप के मरने के बाद वो उसके चाचा हरीश के साथ रहा करती। जहाँ एक तरफ आरोही सीधी सादी लड़की थी तो वहीं दूसरी तरफ उसके चाचा की बेटी पायल उससे बिल्कुल अलग थी। वो हर चीज में तेज और बहुत गुस्से वाली थी, लेकिन दिखती बिल्कुल आरोही की तरह थी। दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन कुछ समय बाद पायल पढ़ने के लिए बाहर चली जाती है और आरोही की शादी एक अक्षय नाम के लड़के से होती है। थोड़ा समय और बीतता है, तभी एक रोज अक्षय अपने साथ एक लड़की को लेकर घर आता है और आरोही से कहता है, इससे मिलो, ये है मेरी गर्लफ्रेंड। लड़की ऐसी होनी चाहिए। पता नहीं मेरे बाप ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया और तुम्हें मेरे गले बांधकर खुद भगवान को प्यारे हो गए। साथ ही इस घर की सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम करके चले गए। इन सब में मेरी क्या गलती है? मैंने तो उनसे ये सब करने के लिए नहीं कहा था ना। उन्होंने जो भी किया अपनी मर्जी से किया, और अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है। कम से कम अब तो उनको कोसना छोड़ दीजिए। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई होती तो ये सब परेशानी होती ही नहीं। मैं भी अपनी लाइफ में खुश होता और तुम अपनी लाइफ में। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। ये बात आपको शादी के टाइम पर ही कह देनी चाहिए थी। इससे ना आपकी लाइफ खराब होती और ना ही मुझे रोज रोज इतनी बेइज्जती सहनी पड़ती। और अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड है तो मैं कौन हूँ? मेरी यहाँ क्या जरूरत है? तुम सिर्फ इस घर की एक नौकरानी हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और रही बात तुम्हें इस घर में रहने की, तो जिस दिन कोर्ट से सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी ना, उस दिन तुम भी इस घर से बाहर ही नजर आओगी और मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करके अपनी लाइफ सेट कर लूंगा। अक्षय इतना कहकर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कमरे में चला जाता है, जिसके बाद आरोही रोते हुए घर के मंदिर में चली जाती है और भगवान के सामने कहती है, भगवान, दुनिया के सारे दुख आपने मेरी ही किस्मत में क्यों लिख दिए हैं? किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं आप भगवान जी? मायके में माँ बाप का प्यार नसीब में नहीं था, ससुराल में आई ना ही सास का प्यार नसीब में है ना ही पति का। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है, लेकिन शायद वो भी किस्मत में नहीं है मेरे। आरोही भगवान के सामने बैठकर ये सब कहकर रो रही थी। तभी उसकी सास शीला वहाँ आती है और आरोही को बालों से पकड़कर उठाते हुए कहती है, महारानी जी, अगर तेरा ये भगवान के सामने रोना हो गया हो तो अब थोड़ा अपने हाथ पैर भी चला ले और घर के कामों को भी कर ले। उसके बाद हमारे लिए कुछ खाने के लिए बना ले। माँ जी, मैं सारे काम कर लूंगी, लेकिन आप मेरे बाल छोड़ दीजिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी थोड़ी देर में सब कर देती हूँ। ये तेरा रोज का काम है। जब तक मैं तुझे खरी खोटी न सुना दूं, तेरे हाथ पैर नहीं चलते। तुझे आदत हो गई है ना सुनने की, इसलिए। लेकिन मेरी आदत नहीं है, इसलिए कल से इस चीज का ख्याल रख कि मुझे बार बार तुझे किसी काम के लिए बोलना न पड़े, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आरोही घर की साफ सफाई में लगती है और उसके बाद रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद आरोही सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है और जैसे ही बैठने को होती है, तभी वहाँ उसकी सास अपने पैरों से उसकी कुर्सी को पीछे कर देती है और आरोही जमीन पर गिर जाती है और शीला हंसते हुए कहती है, बहू रानी,
तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमारे बराबर बैठकर खाना खा सके। और वैसे भी तुझे खाने की जरूरत ही क्या है? अगर खाना खाएगी तो मोटी हो जाएगी, तो फिर घर के काम कौन करेगा? इसलिए तू आज से खाना ही मत खा। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मैंने वैसे ही 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर आज भी नहीं खाया तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। क्यों पूरे दिन हमारा खून पीती रहती हो? फिर भी तुम्हें भूख लगी है? जाके बाथरूम में कपड़े धो लो, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। अगर हमारे खाने के बाद कुछ बच जाएगा तो खा लेना, वरना कोई बात नहीं। अपने ससुराल वालों के रोज रोज के टॉर्चर से परेशान होकर आरोही घर छोड़कर चली जाती है। वो बेसुध होकर रोड पर चलती जा रही थी, तभी अचानक से एक गाड़ी से टकराकर वो जमीन पर गिर जाती है। और तभी उस गाड़ी में से एक लड़की निकलती है, जो कि कोई और नहीं, उसी की डुप्लीकेट बहन पायल थी, जो अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर हैरान थी। और आरोही पायल को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद पायल उसे अपने साथ लेकर जाती है और उससे उसकी हालत का कारण पूछती है, जिस पर आरोही उसे सब सच बताती है, जिसे सुनकर पायल कहती है, दीदी, अगर आपके साथ आपके ससुराल में इतना गलत हो रहा था तो आपको पिताजी को बताना चाहिए ना। आपने उनसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? कैसे बताती मैं? वो लोग मुझे घर से बाहर तक नहीं निकलने देते हैं, न ही मुझे किसी से बात करने देते हैं। जब आखिरकार मैं चाचा जी से मिली थी तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके चलते मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी वो कहाँ हैं? दीदी, आज पिताजी को मरे हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं। आपके ससुराल वालों को कितनी बार खबर पहुंचाई, लेकिन ना ही कोई आया और ना ही आपको भेजा। मैं तो आपके ससुराल आपसे सारे रिश्ते तोड़ने के लिए आ रही थी, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो लोग मुझे सिर्फ पैसों के लिए पाल रहे हैं। जिस दिन सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी, उस दिन वो लोग मुझे घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। इन लोगों को तो मैं बताती हूँ। अब आपके ससुराल आपकी ये डुप्लीकेट बहन जाएगी। जिन्होंने मेरी बहन के साथ इतना गलत किया, उन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। पायल इतना कहकर अपनी बहन आरोही की जगह खुद आरोही बनकर उसके ससुराल जाती है। तभी उसकी सास शीला इस बात से अनजान कि जो लड़की उसके घर आई है वो उसकी बहू आरोही नहीं, बल्कि उसकी डुप्लीकेट बहन पायल है, उस पर हाथ उठाती है। तभी पायल उसका हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी, अपने इन हाथों को थोड़ा संभाल कर रखिए, वरना अगर बुढ़ापे में हड्डियाँ टूट गईं तो जुड़ेंगी नहीं। और अब से आप अपने हाथों का इस्तेमाल सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। अपनी बहू का बदला हुआ रूप देखकर शीला डर जाती है और आगे कुछ नहीं बोलती। तभी पायल आरोही के कमरे में जाती है और बेड पर लेटे अक्षय को बेड से धक्का मारते हुए कहती है, पूरे घर का काम फैला हुआ है और आप यहाँ आराम से सो रहे हैं। कभी कभी कोई काम आप भी कर लिया करो, जरूरी नहीं कि रोज मैं ही सारे काम करूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऑर्डर दो। लगता है पुरानी मार भूल गई हो, दोबारा याद दिलाना पड़ेगा। अगर आपने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी तो मैं आपकी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी। तब प्रॉपर्टी मिलना तो दूर की बात है, जिंदगी भर जेल की रोटियां तोड़नी पड़ेगी। मर्जी आपकी है, जेल की रोटियां तोड़नी है या मेरे लिए रोटियां बनानी है। पायल इतना कहकर आराम से बेड पर बैठकर टीवी देखने लगती है। समय बीतता है। समय के साथ पायल आरोही बनकर उसके ससुराल वालों का जीना हराम कर देती है, साथ ही उनकी सारी प्रॉपर्टी भी ट्रस्ट में दे देती है। दोनों माँ बेटे आरोही का बदला हुआ रूप देखकर बहुत परेशान थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और जैसे ही अक्षय को अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में जाने की खबर मिलती है, वो गुस्से में पायल के पास आता है, जहाँ वो अपनी बीवी के साथ साथ उसकी डुप्लीकेट को देखकर हैरान था। और वो कहता है, ये क्या तू आरोही मेरी बीवी की डुप्लीकेट भी है? मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो अब समझ में आया, ये सब मेरी बीवी आरोही ने नहीं बल्कि उसकी डुप्लीकेट यानी तुमने किया। आपकी बीवी की डुप्लीकेट नहीं बल्कि आपकी बीवी की डुप्लीकेट बहन हूँ मैं, उनके चाचा की लड़की पायल। शादी में आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, मेरे एग्जाम चल रहे थे, पर अब जब मिलना हुआ तो ऐसे हुआ। आपके साथ मैंने वही किया जो आपने मेरी दीदी के साथ किया। मेरी बीवी की डुप्लीकेट बहन, मेरा तो सर घूम रहा है। तुम खड़ी होकर क्या देख रही हो? इसे कुछ बोलो, इसने तुम्हारी जगह ले ली है, साथ ही हमारे घर की सारी प्रॉपर्टी उठाकर ट्रस्ट में दे दी। इसने जो भी किया मुझे बताकर ही किया, मेरे कहने पर ही किया है। मुझे अपनी बहन पर गर्व है। जो चीज मैं नहीं कर पाई वो उसने करके दिखा दिया। आप लोग सिर्फ पैसों के लिए ही भूखे हैं, लेकिन जिस पैसे के लिए आप लोग इतने दिन से परेशान थे वो अब आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। वो तो गया सरकार के खाते में। वैसे दीदी, हमारा भी तो यहाँ कोई काम नहीं है,
चलिए हम भी चलते हैं। आपको अभी अब दोबारा इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुमने हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। अक्षय इतना कहकर जैसे ही आरोही और पायल की तरफ आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और आरोही के बयान पर उसके पति और सास को पकड़कर ले जाती है। इस तरह से अक्षय की बीवी की डुप्लीकेट बहन अपनी बहन को उसके ससुराल के अत्याचार से मुक्त करवाती है, साथ ही उन्हें उनके किए की सजा भी दिलवाती है और अपनी बहन को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर विदेश चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।